आज जो वोकैबुलरी में है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आप लिखिएगा रूल रिलेटेड वर्ड, रूल या गवर्नेंस, GOVERNANCE, रूल या गवर्नेंस रिलेटेड वर्ड्स, शासन से संबंधित शब्द। और इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए तो बेटर है, मैं हिंदी सिर्फ लिख देता हूं क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, उससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा, इसलिए एक शब्द है तो आपको याद रखने में थोड़ी सुविधा होती है, समझने में सुविधा होती है। तो पूरी दुनिया में 206 देश हैं, टोटल कितने कंट्रीज हैं? 206 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएनओ के अकॉर्डिंग 193, 193, बाकी जो 13 धर बचते हैं उस पर एक दूसरे का अधिकार है, कर्जा है। तो शासन जो होता है ना, जो आप बोलते हैं, हाँ, शासन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। लोकतंत्र होता है, नहीं होता है, मान लीजिए जनता के द्वारा शासन होता है, बहुत तरह के वर्ड्स होते हैं। राजतंत्र होता है, कहीं तानाशाही होती है, कहीं महिलाओं का शासन राज चलता है, कहीं पुरुषों का राज चलता है, कहीं धन लोगों का शासन चलता है, कहीं अच्छे लोगों का शासन चलता है। तो रूल के, गवर्नेंस के कई रूल हैं, ठीक है। तो वही इंपोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पहला डेमोक्रेसी, DEMO, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, जनतंत्र, है ना। हिंदी भी ठीक सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, जनता, यानी कि जनता के द्वारा शासन। तो और रूल या गवर्नेंस या गवर्नमेंट, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, मेड बाय पब्लिक, मेड बाय पब्लिक लिख लीजिए, पीपल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? डेमोक्रेसी कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के। और लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जहां जनता के द्वारा, जहां जनता के नहीं, डायरेक्ट का मतलब भी वही होता है। दोनों में अंतर क्या है समझाता हूं। जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है सो राज करता हो, वही लोकतंत्र का पार्ट है। अब अमेरिका में क्या है? नहीं, नाम ले लिया अमेरिका, समझ गए इंडिया, नहीं, वहां भी क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो क्वेश्चन पूछता है, हाँ। अब है कहां पे? स्विट्जरलैंड। आपको पूछता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? वेयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? कहां है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां पर डायरेक्ट, वहां पर जनता जो है, आम जनता जो है, वो वोटिंग करती है सीधे किसको? प्रधानमंत्री को, जो उसका मुख्य जो होगा। लेकिन हम लोग कभी प्रधानमंत्री को वोटिंग करते हैं? इनडायरेक्ट में क्या होता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फिर अपने मुखिया को चुनता है। आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं? नहीं, आप मोदी जी को दे रहे हैं वोट, उनके द्वारा जो प्रतिनिधि खड़ा किया गया उनको दे रहे हैं ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को दे रहे हैं ना। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो जाके उनको चुनेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या होता है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोटिंग कर रहा है, ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट खड़ा है, 3 आदमी खड़ा है, और प्रधानमंत्री का बीच में कोई नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री, अब वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा। बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत बढ़िया माना जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है कि हम अपने पसंद से होते हैं। लेकिन ये हमारे देश में, जिस देश में बहुत ज्यादा आबादी हो, वो तो बिहार से भी एक छोटा सा राष्ट्र है, इसलिए वहां लोग करवा लेता है, वहां प्रत्यक्ष लोग। हमारे देश में चलाना संभव नहीं है, होगा ही नहीं, संभव। वहां तो अभी मैं एक पढ़ा था कि वहां पर जो जैसे स्विट्जरलैंड में बर्न, उसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन बर्न से भी ज्यादा वहां फेमस क्या है? जेनेवा। भारत में मतलब दुनिया में जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, आधा से ज्यादा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा में। जैसे पूरी दुनिया में हमें मुंबई लोग जानते हैं, दिल्ली ज्यादा नहीं जानते, जानते कि नहीं? लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन फेमस कौन है? मुंबई। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम जितना फेमस नहीं है, उससे ज्यादा फेमस कौन सा शहर है? मिलान। नाम सुने हैं? पूछता है, ये सब पूछेगा, मिलान कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है, जमशेदपुर क्यों प्रसिद्ध है, ये सब पूछता है ना। बेंगलोर क्यों प्रसिद्ध है, जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, अब पूरी दुनिया में पूछेगा ना आपको, हार्वर्ड क्यों प्रसिद्ध है,
थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए, स्टैट जीके ही ना आ गया है, ऐड कर दिया है पार्ट, स्टैट जीके के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा। जी नहीं नहीं, इंटरपोल का वहां नहीं है, वहां फ्रांस में है, लियोन शहर में। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको कुछ खींचते हैं, अभी चलने दीजिए, पहले कुछ इंग्लिश तो खींचो, इंग्लिश चल रहा है, थोड़ा मैथ स्लो चल रहा है, मैथ भी धराएंगे, और बाद में स्टेट जीके पे मैं फोकस कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सैटरडे को होगा ना तो एक क्लास में लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पढ़िए ना, खाली खाली टाइम दीजिए, क्योंकि इतनी तेजी से जब चीजें नहीं होंगी, टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला नेक्स्ट लिखाओ ना, अगला मोनार्की, MONARCHY। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में क्रेसी, CRACY, आप समझ लीजिएगा, CRACY, क्रेसी, या आर्की, ARCHY अगर लगा हो तो समझ जाना ये कोई न कोई शासन से, रूल से, गवर्नेंस से रिलेटेड वर्ड है। जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था, अगर कहीं किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में CIDE लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मर्डर रिलेटेड वर्ड है, होमिसाइड, मैट्रिसाइड, सुसाइड, है ना, इसको थोड़ा सा प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। मोनार्की कहिए, ठीक है, या मोनार्किज्म कहिए, मोनार्किज्म, CHISM, मोनार्किज्म, इसका मतलब क्या होता है, राजतंत्र। इसका मतलब क्या होता है, राजतंत्र, राजा या रानी के द्वारा, दोनों में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा, और गवर्नमेंट या और रूल बाय किंग या क्वीन, QUEEN। एक क्वीन होता है QUEEN, उसका मतलब वेश्या होता है, प्रोस्टिट्यूट होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहां पर QUEEN। ये दोनों के लिए आ गया। अगर कहीं पे महारानी का शासन है, मान लीजिए कि, या क्या राजा का शासन है, उसको क्या बोलेंगे, अब ध्यान देखिए, मोनार्की और मोनार्किज्म। अब आप एक ध्यान से रखना, एक चीज ध्यान समझना, जैसे देखो, अब वहां पे दे देगा आपको मोनार्किस्ट। आपको याद होगा पहली क्लास में बताया था, लास्ट में ISM लगा हो या IST लगा हो, याद है, थिज्म, भूल नहीं ना रहे हैं सब चीजें, ये सब चीजें भूले नहीं ना है। थिज्म, THEISM, थिज्म, या थिस्ट, THEIST, तो ये सफिक्स है, ISM IST लगा हो तो वर्ड की मीनिंग ना सेम होगी, सिर्फ वर्जन चेंज हो जाता है ना। अब वहां पर दे देगा मोनार्किस्ट, बात को समझ गए, तो यानी मोनार्किस्ट किसे कहते हैं, जो राजतंत्र को फॉलो करता। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, समझ तो लीजिए ही, बाकी तो क्या हो गया, किंग और क्वीन। अगला नेक्स्ट, कंप्लीट है ना। अगला नेक्स्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कहिए या मोनोक्रेसी कहिए, MONOCRACY, मोनोक्रेसी कहिए। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल या वन, जो लिखना आपको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक लोगों के द्वारा किया गया शासन। अगर मान लीजिए कहीं पे एक लोगों के द्वारा शासन किया गया है, थोड़ा इसको शब्द को तोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, तानाशाही। ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, तानाशाही। अब इसको नॉर्मल वर्ड में ध्यान रखना, सब लिख लेना, सिनोनिम सब है, इसको आप डेस्पोटिज्म भी बोला जाता है, इसी को DESPOTISM। अब इसको नॉर्मल वर्ड में और क्या बोल सकते हैं, तो डिक्टेटरशिप, या डिक्टेटर होता है ना, हाँ, डिक्टेटर मतलब क्या होता है, तानाशाह। डिक्टेटर मतलब क्या होता है, तानाशाह, जो किसी की नहीं सुनता, मनमानी करता हो। हाँ एकदम आएगा, अभी मैं वही बोलने वाला था, किम जोंग पैक लगा रहा होता है, पैक लगा रहा होता है, पैक लगा रहा है, पैक लगा रहा है, मूड गर्म आ गया, पैक में मजा नहीं आ रहा है, नशान चल रहा है, एक मिसाइल दाग अमेरिका की तरफ, उसका 4 गो आदमी मिसाइले भी बैठा रहता है कि सर कब किधर बोलने की दाग दे, पैक लगा रहा, हाँ क्या, साउथ कोरिया मार जल्दी, 4 इधर घुरा दिया,
कब मूड में आ जाए, सो के उठा, देखा रात के 12 बज रहा, नहीं मजा आ रहा है, जीवन में कुछ चल रहा है, 12 बजे मिसाइल छोड़वा दिया, कोई इसको रोकने टोकने वाला है, सद्दाम हुसैन, ये सब तानाशाह सब था, तो डिक्टेटरशिप बोलते हैं इसको, बहुत ही ठीक है। नहीं चाइना नहीं आएगा, चाइना अलग है, चाइना में कोई ऐसे कहेंगे वहां लाल सलाम है, चाइना में लोकतंत्र भी नहीं है, राजतंत्र भी नहीं है, वहां पर जानते हैं क्या है, एरिस्टोक्रेसी है, बता देता हूं। हाँ, मेरिटोक्रेसी भी बोल सकते हैं, चाइना में कोई शासन नहीं है। हाँ, अब एक वहां कोई पार्टी, एक है पार्टी सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बात समझ गए ना, तो लोग उसको कह देते हैं कि लोकतंत्र तो है ही नहीं, कम्युनिज्म है, साम्यवाद बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, एरिस्टोक्रेसी उसको लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको मेरिटोक्रेसी कहते हैं, बुद्धिजीवी लोगों का शासन। जानते हैं चाइना का क्या सिस्टम है, अब तो वो तो परमानेंट हो गया, अब तो मान लीजिए कि जो चिन जिपिंग है वो तो अब परमानेंट हो गया, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक बनेंगे। हाँ, तो एक तरह से तानाशाही ही चलती है, तानाशाही मतलब, अब देखिए ऐसा नहीं, आप ये ध्यान सुनना, एक तो मान लीजिए देश के अंतर्गत होता है, अब मान लीजिए कोई लोकतंत्र में, अब आप मैं कैसे बोलूं बात समझ सकते हैं, मान लीजिए अभी हमारे देश में लोकतंत्र ही है, लेकिन सर्वे सर्वा हमारे प्रधानमंत्री साहब ही होते हैं, वो जो बोलते हैं उनकी पार्टी या कोई लोग काटता नहीं है ना। अभी कंगना रनावत को मंडी से सीट मिल गया, बहुत बवाल हो गया, तो कंगना रनावत बोलते कि मैं तो खुश नहीं हूँ जी, मैं मोदी जी के जो है सो अनुचर हूँ, मुझे वही जिताएंगे, तो वो होता है। तो सब डेफिनेशन आप कहीं नहीं बोल सकते, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी नहीं होता है क्या, लोकतंत्र में भी तो डेमोक्रेसी है, एक मतलब लोकतंत्र में भी तो डिक्टेटरशिप शेप है, ऑटोक्रेसी, एक आदमी पूरा हाथ में शासन ले, जो होगा करेगा, तो लोकतंत्र थोड़ी रहा हो, ठीक है, क्लियर है। अगला लिख लें, अगला बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है एनार्की, ANARCHY, एनार्की, या एनार्की को फिर क्या बोल सकते हैं, एनार्किज्म, ANARCHISM, इसकी जानते हैं हिंदी क्या होती है, अराजकता, लिख दो, चलिए लिख लीजिए, अराजकता। अराजकता मतलब जहां कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं हो, समझे कि नहीं, अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब्सेंस ऑफ CE ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, या गवर्नमेंट, जहां कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे अपना पड़ोसी में देख लीजिए, कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कब वहां पर सेना तख्ता पलट कर दे, कहना मुश्किल है, नहीं है, म्यांमार है ना, अराजकता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं काम करता, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है। अब देखिए, तो लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट, जहां कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं हो। अब इसी से एनार्की से क्या बन जाता है एक वर्ड, एनार्किस्ट, ANARCHIST, एनार्किस्ट मतलब क्या, अराजकतावादी, जो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, वन हु डजंट बिलीव, लिख दूं क्या, वन हु डजंट, one who doesn't believe, one who doesn't BELIEVE believe in law and order या गवर्नेंस, जो लिखना है आप लिख लीजिए, तो शॉर्ट में लिख देता हूं, रूल, कुछ भी दिया रहेगा, रूल दिया रहेगा, गवर्नमेंट दिया रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर दिया रहेगा। क्लियर है। अगला नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला भी लिख लिया यहां तक ना, टाइमोक्रेसी, TIMOCRACY, टाइमोक्रेसी को प्लूटोक्रेसी भी कहा जाता है, PLUOTOCRACY, इसका मतलब होता है धन तंत्र, पैसे का बोल वाला, धन तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, बाय द रिच, सीधे बाय द रिच लिख लीजिए, धनाढ़ लोगों का शासन, जहां पे धन का बोल वाला हो। क्लियर हो गया, टाइमोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला नेक्स्ट, कंप्लीट है ना, देख लीजिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
पेट्रियार्की, PATRI, पेट्रियार्की, ARCHY, पेट्रियार्की, PATRIARCHY, पेट्रियार्की। पेट्रियार्क का मतलब होता है रूल बाय मैन, रूल बाय मैन, पुरुषों के द्वारा जहां शासन होता है, पुरुष तंत्र होता है, पेट्रियार्की चलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या थी, पेट्रियार्की नहीं था, पुरुष तंत्र था ना, वहां पे पुरुषवादी था। ठीक है, पेट्रियार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, MEN लिखा हूं, मैन, पुरुषों के द्वारा जहां शासन किया जाता हो, पेट्रियार्की। अगला समझ गए होंगे, मैट्रियार्की, MATRI, मैट्रियार्की, ARCHY, मैट्रियार्की, MATRI, मैट्रियार्की, ARCHY। अब मैट्रियार्की को थोड़ा आपको वर्ड समझना पड़ेगा। ठीक है, MATRI, मैट्रियार्की, ARCHY। मैट्रियार्की मतलब रूल बाय वुमन, फीमेल्स। अब देखो, मैट्रियार्की को गायनार्की भी बोलते हैं, GYNARCHY। मैट्रियार्की को क्या बोलते हैं, गायनार्की भी बोलते हैं। इसी को गायनेकोक्रेसी भी कहा जाता है। गायनेको से कोई भी वर्ड हो ना, समझ जाना महिला रिलेटेड है। गायनेकोलॉजिस्ट होता है कि नहीं, स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेको से अगर वर्ड आ जाए, समझ जाना रिलेटेड टू फीमेल यानी वुमन। ठीक है, हाँ कई वर्जन दे देगा, गायनार्की देता है, एक बार दे दिया था गायनेकोक्रेसी, GYNECOCRACOC, यहां लगा दीजिए CRACY। इसी को कभी कभी दे देगा गायनियोलेट्री, GY, गाय, नियो, NEOLATRY, गायनियोलेट्री। समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया, रूल बाय वुमन, रूल बाय महिला राज, महिला सशक्तिकरण, वुमन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आगे बढ़े नेक्स्ट अगला। अब देखिए, दो वर्ड्स आपको मैं और लिखाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, देखते हैं जहां तक। पहला है एरिस्टोक्रेसी, ARISTO, एरिस्टोक्रेसी, CRACY। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी समझना पड़ेगा। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, मतलब इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, इंग्लिश में, हिंदी में इसको कोई प्रॉपर वर्ड तो है नहीं क्योंकि रूल रिलेटेड है। इसका मतलब आप पहले इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, रूल बाय, रूल बाय, रूल बाय नोबल पर्संस। नोबल समझते हैं आप लोग, PERSONS, पर्संस, रूल बाय नोबल। नोबल मतलब समझते हैं, कुलीन, ध्यान समझिए। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या, संभ्रांत लोगों का द्वारा शासन, जिसका जन्म, नोबल का मतलब होता है जिसका जन्म अच्छे कुल खानदान में हुआ हो, समझ है कि नहीं, बॉर्न, ठीक है, हाँ, जिसका मतलब कि जो मतलब ऑफ हाई मतलब बर्थ, हाँ, रॉयल जो कहते हैं, एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, रईस। एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है, रईस। लेकिन यहाँ रईस मतलब, ये आप ध्यान से, रईस मतलब यहाँ धन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, बात समझ कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा फीलिंग को समझना है इसमें। नोबल मतलब क्या है, मतलब एक जो होता है ना संभ्रांत, जिसका जन्म अच्छे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जिसका जन्म अच्छे कुल खानदान में हो, तो सब क्या थे, एरिस्टोक्रेट पर्सनैलिटी थे, नोबल पर्सनैलिटी थे। महात्मा गांधी पैदाइशी वो सब नोबल थे। अब जिसका जन्म अच्छी कुल खानदान में नहीं हो, आप देखो उसका अंथा मत लेना, जैसे मान लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्म बहुत अच्छे कुल खानदान में नहीं हुआ था, एक सामान्य परिवार में हुआ था, घर में गरीबी थी, अशिक्षा का अभाव था, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना, ये सब अपनी मेहनत के बल पर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले से ही रईस थे। बात को समझ क्या रहे हैं, तो यानी कि इसका रईस, यहाँ एरिस्टोक्रेटिक का मतलब ये नहीं होता, यहाँ समझ गए ना, एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो जो अच्छे लोगों का द्वारा शासन, जो संभ्रांत परिवार से हो, बुद्धिजीवी हो, इसमें भी थोड़ा सेंस है। अब एक कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला होता है मेरिटोक्रेसी, कंफ्यूज मत करना, MERITO, मेरिटोक्रेसी, CRACY।
MERITO, मेरिटोक्रेसी, CRACU है। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय एबल पर्सन्स। अब आपको दोनों जैसे ही समझोगे ना, अपने आप ही क्लियरिटी आ जाएगा दोनों में। एबल पर्सन्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PERS, एबल पर्सन्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरिटोरियस पर्सन, MERITORIOUS, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस मतलब क्या? जिसके पास वो गुण हो, जो योग्य हो, योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया शासन। आए बात, जहां पे योग्य लोग बैठते हो। चाइना में जानते, यही चाइना में यही बोला जाता है मेरिटोक्रेसी, बुद्धिजीवियों का शासन। वहां पे चाइना में सिस्टम क्या है जानते हैं? जानते चाइना में सिस्टम क्या है? एक कॉलेजियम होता है, इलेक्टोरल कॉलेजियम बोलते हैं वहां पे, इसी बोलते हैं। तो उसमें वोटिंग होती है। ऐसे मत समझना कि ऐसे वोटिंग होती है, तो उसमें वोटिंग होती है। जैसे मैं आपको सिर्फ, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, मैं आपको डेमो के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए 100 लोग हैं, वोटिंग होती है, 100 लोगों को चुनता है। कौन चुनेंगे? आप सब समझिए चाइना क्या है। 100 लोगों का एक मंडल बनाया गया, इलेक्टोरियल कॉलेज बनाया गया, 100 लोगों को चुनेगा। पहला स्टेज, 100 लोगों को कौन चुनेगा? जो उस देश के पढ़े लिखे लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। ये हमारे देश में भी होता है, लेकिन हमारे देश में कब होता है जानते हैं? विधानसभा के चुनाव, 1/6 भाग, ये जानते हैं, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद है। पढ़े हैं? पढ़े हैं पॉलिटी में? हाँ, तो हमारे देश में भी होता है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होता है, इनका ज्यादा महत्व नहीं है हमारे देश में, लेकिन चाइना में पूरा महत्व है। अब इन 100 लोगों को कौन चुनता है? कौन चुनता है? जो पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको लाइसेंस दिया गया, वो वोटिंग करेगा। इन 100 को चुनना है भाई, ये सब कैंडिडेट अपना है, आप इसमें से 100 लोगों को चुनो, वोटिंग है। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो पढ़े लिखे होते हैं, टीचर, प्रोफेसर, जो भी वहां के पढ़े लिखे हैं। अब इन 100 लोगों में से, समझ गए ना, इन 100 में से 50 अपने आप को चुनेगा, वोटिंग करेगा। फिर उस 50 में 25 चुनेगा, 25 में 7 चुनेगा, और 7 में 1 चुनेगा। अब वो क्या बनेगा? चाइना का राष्ट्रपति। आई बात समझ में? चाइना का ये प्रोसेस है, कितना बेहतरीन प्रोसेस है, जो पूरे देश के अंतर्गत जो सबसे बुद्धिमान है उसको क्या बनाता है? वहां का राष्ट्रपति। इसलिए वहां कोई खौफता नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिया, किसी की औकात नहीं थी जो डायरेक्ट बोल दे कि चाइना ने ये काम किया है। थी अमेरिका की औकात? सब दबे छुपे बोलते थे कि चाइना से ही आया है, हो सकता है, कोई बोलता नहीं था। नहीं, वही फैलाया अपने ही देश में, दूसरे देश में अपने ही नागरिक को आने नहीं दिया। बोला कि अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में ही रहेगा, बल्कि भारत ले आया। याद होगा ना, भारत बोला हमारा नागरिक कैसे फंसेगा, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, सारे नागरिक सब भी बोलने लगा भारत वाले बचाओ बचाओ। तो जब तुम जाता है यहां से तो तुमको टैक्स देने में तो पूरा प्रॉब्लम होती है। तुम अरबों खरबों रुपया लेके चला आता है, क्या कहते हैं कि अमेरिका, चला आता है इंग्लैंड। जब तुमको कोई आफत आती है तब कहता है कि भारत, बोला मतलब भारत की तरफ देखता है। कितने लोगों को सबसे पहले जानते हैं पूरी दुनिया में अपने कोरोना से जो अफेक्टेड लोग थे, सबको अपने वतन में लाने वाला पहला देश कौन सा था? भारत। विदेशों से मंगाया लाया, जबकि पाकिस्तान हाथ खड़ा कर दिया, मरता है तो मरने दे, हम नहीं बुलाएंगे अपने देश में। अब वही कारण था कि हमारे देश में बहुत तेजी से कोरोना फैला, वही लोग लेके आए सारा। एक हमारा क्या है, संविधान क्या है? उदारवादी है, पहले बोला लिबरल कंजर्वेटिव। चाइना में सो नहीं है। चाइना में जानते हैं क्या है? चाइना में मौलिक अधिकार नहीं है। चाइना में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार है, कर्तव्य 11 है। कर्तव्य तो ठीक है, कर्तव्य 11, अधिकार कितना बड़ा दे दिया आपको, फंडामेंटल राइट्स ज्यादा है। 6 क्यों होना चाहिए भाई? 6 में तो गंद मचाया हुआ है, ट्रेन में आग लगा देता है, बस तोड़ देता है, पुतला जला देता है, फालतू नहीं, कितना है। चाइना में कोई नहीं है, वहां पे लाल सलाम है, कोई अधिकार नहीं आपके पास। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। अगर एक बार वहां का एक सिन्हुआ न्यूज़पेपर है, आप जानते होंगे, वहां पे आपको पूछता भी है सिन्हुआ कहाँ का न्यूज पेपर है, कहाँ का है? बीजिंग से प्रकाशित होता है। डॉन कहाँ का न्यूज़पेपर है? पाकिस्तान का। कहाँ से प्रकाशित होता है? कराची से। ठीक है, इसे पूछेगा कि डॉन, वो डॉन मत समझ लेना, DON नहीं, DOWN, डॉन। डॉन मतलब होता है सुप्रभात, सुबह की जो पहली किरण होती है। तो एक बार वहां पे सिन्हुआ में एक पत्रकार जो था, जर्नलिस्ट जो था, सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया था,
सिर्फ लिखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको दिन दहाड़े फांसी पे लटका दिया। ये तो सरकार के खिलाफ लिखा कैसे? समझ रहे हैं? गूगल सब जगह पहुंचा हुआ है, लेकिन चाइना में जानते हैं, यहाँ जो खोले तो नहीं यूट्यूब, नहीं रिंकिया के पापा, नहीं जो भी होली खेला भाभी संग, नहीं कुछ भी खोज लेते हैं, सोशल मीडिया फेसबुक जो मन होता है मोदी को गरिया देते हैं, नहीं गरिया देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। चाइना में गरिया ना, फोटो अगर सामने में आया धोखे से तो प्रणाम करना पड़ेगा, दंडवत। फंडामेंटल राइट्स नहीं ना आपके पास, अधिकार नहीं ना, तो वहां इसका एक फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा यह है कि देश बहुत तेजी तरक्की कर रहा है, आम जनता को कोई अधिकार नहीं है। नुकसान, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, वहां की जनता कुछ नहीं बोल सकती। अब आप एक डेमो समझिए, यहाँ पे एक और हो गया है 2 मिनट का, बहुत अच्छी बताता हूँ। मैं जब डी लॉ में था तो मैं कमला नगर यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं कि ये बतरा में मैं मूवी देखने के लिए आया। यहाँ पे अब शायद हॉल अब तो बंद हो गया, शायद नहीं होगा। तो बतरा में हम लोग मूवी देखने के लिए आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग मूवी देखने के लिए आए थे। उस संजय दत्त का कौन सी फिल्म थी एक जिसमें बाल वाला का, कौन सा था, बहुत सुंदर फिल्म थी, अरे बहुत सुंदर था, जो ऋतिक रोशन था हीरो, संजय दत्त विलेन, काचा चीना था उसमें, बहुत सुंदर था फिल्म, अग्निपथ। अग्निपथ हम लोग देखने के लिए, ध्यान सुनिए, अग्निपथ हम देखने के लिए आए मूवी यहाँ पे बतरा में। अब मूवी देखे 9 से 12, मूवी देखे तो 12 साढ़े 12 हो गया। तो अब हम लोग निकलेंगे, अब ऑटो करेंगे, तो ऑटो वाले के पास गए। ऑटो वाले बोले, तो बोले कि भाई साहब चलना है, तो बोला कहाँ, तो बोले कि कमला नगर। तो मैं बोले कितने, हम लोग 4-5 आदमी थे, तो हम लोग बोले कितने रुपये लेंगे, बोला 500 रुपया। ध्यान सुनिए, 500 रुपया, और टेम्पो में लेटा हुआ है, बीड़ी धूप रहा था, बीड़ी का धुआं भी हम पे भी दे रहा था। अब आसपास में है तो अब तो पैसे स्मोकिंग हो ही जाता है। हम बोले कि जो 500 रुपया, ऐसे तो नॉर्मली तो 150 रुपया है, 100 रुपया में चल जाते हैं। मान लीजिए 3-4 आदमी रहते हैं, तो मान लीजिए हम लोग 4 आदमी है, एक आदमी हम लोग गोदी में बैठ जाएंगे, 4 आदमी थे हम लोग, हाँ गोदी में बैठ जाएंगे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो 150 रुपये जैसा ले लीजिए। तो बोला नहीं लेंगे, 500 से 1 रुपया कम नहीं होगा, चलना है तो चलिए, ठीक है। अब हम लोग सोचे, ध्यान सुनिए, हम लोग सोचे कि यार जाना तो है ही, क्योंकि कॉलेज थी तो मॉर्निंग में हम लोग कहे चलो, हम बोले ठीक है चलिए। जब फिर चलिए तो फिर हम लोग चारों तरफ देखा ऐसे करके, तब बोलता है नहीं जाएंगे। अब बोला हमको नहीं जाएंगे, 500 रुपया पे भी मान गया था, बोला मूड में कुछ आ गया, अब नहीं जाएंगे। ये क्या है, मौलिक अधिकार, उसकी मर्जी है। अब यही वो चाइना में रहता, आप मीटर, ऑटो खाली है, आप बैठिए और आप ही मीटर डाउन कीजिए, उसको कुछ अधिकार ही नहीं है, न बोलेगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पूछने का अधिकार नहीं है। आप बैठिए, उसको 12 बजे रात में आप खाली बोलिए कि यहां से हम खाली वहीं तक जाना है, और 12 रुपया तुम्हारा रुपया होगा, लेना फिक्स है वहां पे रेट। वहां पे क्या है, मजदूरी रेट क्या है, फिक्स है। आम जनता का रेट क्या है, तभी ना चाइना का प्रोडक्ट सबसे सस्ता है पूरी दुनिया में, है कि नहीं। आप सैमसंग का मोबाइल खरीदिए, आपको 25,000 30,000 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वही फीचर्स, वही क्वालिटी, चाइना का मोबाइल खरीदीजिए 5,000 में मिल जाएगा, और घर में लगा दीजिए, बुफर का काम करेगा, जब तक चलेगा चाइना जिंदाबाद, रहेगा कि नहीं रहेगा वहां पे, जब तक चलेगा सांझ। क्यों, वहां लेबर कॉस्ट क्या है, फिक्स है, रेट सस्ता है वहां पे, आप अपनी मर्जी से नहीं सकते। यहाँ आप मजदूर लाने के लिए जाइए, घर की पुताई करवानी है, एक मजदूर कहेगा 1200, एक मजदूर कहेगा 2,000, एक मजदूर कहेगा 3 दिन बाद हम जा रहे हैं घर, बीवी को बच्चा होने वाला है। एक मजदूर कहेगा, हाँ कहेगा कि नहीं, कुछ भी कह सकता है, कहेगा अब नहीं है जाएंगे, दो या जाओ होली थके हुए हैं, उसकी मर्जी है। लेकिन चाइना में सो नहीं है, आप ऐप डालिए, तो इलेक्ट्रो वहां बहुत सारा साइंटिफिक सिस्टम आ गया, ऐप डालिए, पहला सेलेक्ट, खाली सेलेक्ट कर दीजिए ये मजदूर चाहिए, और पैसा तो पूछना ही नहीं है, तीनों को ऐसे करिए, ओके मारिए, उसके बाद मैसेज ये वो आएगा आपके घर, सब ब्रश व्रश लेके, हाँ मालिक। अब फीस पूछना नहीं है, तय है, रेट क्या है वहां पे, फिक्स है। और यही मैं लोग आम जनता को भी थोड़ा परेशान है, लेकिन देश को बहुत भला है। और चाइना जो है 2040 में, 40 तो बहुत बोल दिया हो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने वाला। अभी दूसरे स्थान पे है ना, अमेरिका के बाद इकोनॉमी रेट में सबसे स्थान पे किसका है, चाइना का है। अमेरिका को पछाड़ देगा, 42 भी नहीं का आराम होने देंगे चाइना, 42 बहुत दूर की बात है। 37-38 आते आते दुनिया का पहला पावरफुल नेशन कौन बनेगा, चाइना। पॉलिसी उसकी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड ओलिगार्की, OLIGARCHY। ओलिगार्की का मतलब होता है छोटे ग्रुपों, किसी कस्बे
छोटे ग्रुप समूह के द्वारा किया गया शासन, ठीक है। रूल बाय सम पीपल, PEOPLE, सम पीपल या स्मॉल ग्रुप, कोई कस्बा होता है, कोई कुनबा होता है, कोई समूह होता है, उसके द्वारा जो शासन कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा कनेक्ट है, यहाँ ओलिग के बदला में आप पोलिग लिख देंगे, POLIG, पोलिग आर्की, ARCHY। किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में या तो आर्की लिखा हुआ हो या क्रेसी लिखा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं वो रूल से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। और मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि वोकैबुलरी हार्ड होती है, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक अच्छी है, पढ़ेंगे, सारा रूल है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में, ग्रामर के कंपैरिजन में आपको वोकैबुलरी हार्ड होगी, हार्ड तो दोनों सेक्शन ही होता है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो अब देखो पॉलीगार्की, पॉलीगार्की का मतलब होता है कई लोगों के द्वारा किया गया शासन, और रूल बाय मैनी पीपल, मैनी पर्सन्स, जो लिखना है लिख लीजिए, मैनी पीपल, PEOPLE। पीपल एक खुद प्लूरल वर्ड है, अगर पर्सन लिखेंगे तो पर्सन्स लगा देना, ये सब क्लियर है ना। हाँ, पीपल एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल में ही यूज किया जाता है, ये सब याद है ना पूरा, कैटल, पीपल, पब्लिक, पुलिस, क्लियर है। अगला बाय आर्की, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, BIA। और एक चीज, दो चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर किसी में बाय लगा हुआ हो इंग्लिश वर्ड के स्टार्टिंग में, बाय आर्की या डायआर्की, DIARCHY। पॉली, एक आप ये भी सीख लेना, पॉली मतलब होता है मैनी। अगर किसी इंग्लिश वर्ड के स्टार्टिंग में, इस तरह लॉजिक चीजें बता देता हूं, किसी इंग्लिश वर्ड के लास्टिंग में अगर आपको पॉली लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझ आना कि मैनी को इंडिकेट करता है। बाय कहीं लगा हुआ है लास्ट में, अति स्टार्टिंग में, या डाई लगा, इसका मतलब किसको इंडिकेट करता है, दो को इंडिकेट करता है, समझ गए। जैसे पोलीगेमी, बहुविवाह प्रथा, मतलब एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा, आप सीखेंगे वो भी, ठीक है। थोड़ा सा चीजें माइंड में रखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये सब। तो बाय आर्की या डायआर्की, दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया शासन, या दो संस्था के द्वारा किया गया शासन, या दो बॉडी के द्वारा किया गया शासन, या दो गुण, ठीक है। रूल बाय टू पर्सन्स, टू पर्सन्स या कोई भी टू बॉडीज, टू इंस्टीट्यूशंस, ETC। कोई भी दो लोगों या दो, कोई संस्था है, कोई ग्रुप है, उसके द्वारा किया गया शासन क्या बोलते हैं, बायआर्की बोलते हैं या डायआर्की बोलते हैं। क्लियर हो गया ये। अगला नेक्स्ट वर्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्ट्रेटोक्रेसी, STRATO, स्ट्रेटोक्रेसी, CRACY। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब होता है सैन्य शासन, मिलिट्री रूल। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब क्या होता है, सैन्य शासन, ठीक है, सेनाओं का राज, सैन्य शासन, से पाकिस्तान में जब तब नहीं लग जाता है, ठीक है। तो रूल बाय आर्मी, रूल बाय आर्मी, स्ट्रेटोक्रेसी। क्लियर है, कंप्लीट। नेक्स्ट लिख लिया यहां तक ना, ठीक है। अगला है, एक है अर्जेंटोक्रेसी और एक है जेरेंटोक्रेसी। तो पहले जेरेंटोक्रेसी रुक जाओ, इसको लिख लिया ना यहां तक, क्लियर करते हैं तब दोनों साथ ही लिखा देंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक होता है जेरोंटोक्रेसी, JERONTOCRACY, जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी मतलब होता है वृद्ध लोगों के द्वारा किया गया शासन, बूढ़े लोग। रूल बाय, मैं रूल नहीं लिखता हूं, सिर्फ बाय लगा देता हूं, रूल तो आप लिख ही लेंगे ना। रूल बाय एल्डरली, ELDERLY, या ओल्ड पर्सन्स, बूढ़े लोगों के द्वारा शासन। कहीं पर 8-10 गो बुढ़ा मिलकर शासन कर रहा है, राज चला रहा है, नहीं, उसे क्या बोलते हैं, जेरेंटोक्रेसी। और कभी भी जो आप देखेंगे, जो बड़े बड़े नेता होंगे पूरी दुनिया में, आप ढूंढ लीजिए, कभी भी अधिकारी जो है, ऑफिसर जो है,
वो 18 साल का भी बन सकता है, 20 साल का भी बन सकता है, आप कलेक्टर बन सकते हैं 20 साल, समझ रहे कि नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए या कोई भी मंत्री बनने के लिए, समझ गए कि नहीं, ज्ञान के साथ साथ होशो हवास होना बहुत जरूरी होता है। होशो हवास कब आए? अनुभव से। अपने पिताजी की देख लेना गर्मी और अपनी गर्मी देख लेना, अंतर मिलेगा। लेकिन जब आपके पिताजी भी आपकी अवस्था में होंगे तो उनकी भी गर्मी कहने लायक होती है, नहीं होती है? अवस्था के साथ साथ मनुष्य का सोच, क्रोध, विचार सब बदल जाता है। अभी जो आपका एटीट्यूड है ये 5 साल पहले नहीं होगा और आने वाले 5 साल बाद में नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ गारंटी। 7 स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती है और 7 अवस्था में क्या होता है? मनुष्य का ब्रेन चेंज होता है। जैसा अभी आप सोच रहे हैं ऐसा 10 साल बाद आप नहीं सोच पाएंगे, होगा ही नहीं। दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप देखेंगे, और असली में कभी भी जो बूढ़े लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वो शासन हमेशा बेटर माना जाता है। जैसे आप देख लीजिए भारत, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा देश, इतने अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, इतने जात पात के लोग रह रहे हैं, नहीं तभी भी कितने मेल के साथ हम हैं, है ना। बाकी आप देख लो नॉर्थ कोरिया में जाके, जहाँ जहाँ लोग कमजोर या कम उम्र वाले शासन कर रहे हैं, वहाँ का हाल, बर्मा का हाल देख लीजिए, म्यांमार का, तो सबका हाल खराब है। डेमोक्रेसी में अगर जेरेंटोक्रेसी होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जेरेंटोक्रेसी हो गया, एक कंफ्यूज करेगा अर्जेंटोक्रेसी, ARGENTO, अर्जेंटोक्रेसी, CRACY, इसका मतलब होता है धन तंत्र, पैसे का बोल वाला। अर्जेंटोक्रेसी, रूल बाय मनी, रूल बाय मनी। अगला नेक्स्ट थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी को एरोक्रेसी भी बोलते हैं, HEIROCRACY, समझ गए? थियोक्रेसी और एरोक्रेसी, इसका मतलब होता है पादरी तंत्र। पहले आपको मैं लिखिए, इसको समझाता हूं। रूल बाय क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी कहिए या पृष्ठ कहिए, वहां पे पुजारी भी लिखा रहता है, पृष्ठ, PRISTS, पृष्ठ मतलब पुजारी। तो हमारे धर्म में जो मान लीजिए हमारे जो धर्म के जो मान लीजिए प्रवर्तक होते हैं, जो विचारक होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जो मंदिर की साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुजारी। तो वहां पुजारी भी देगा। लेकिन कैथोलिक धर्म के अंदर थोड़ा समझ लेना, कैथोलिक धर्म का मतलब जो रोमन सिविलाइजेशन है, जो आप उधर जाएंगे, पोप समझते हैं, पोप बेनेडिक्ट वगैरह सुने होंगे ना, 16वां 17वां सुने होंगे ना, तो उसे क्या बोलते हैं? पादरी तंत्र। जैसे रोम में, आप रोम में जाएंगे तो एक तरह समझिए भी एक राजतंत्र ही होता है। जैसे राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये भी एक पादरी तंत्र बोलते हैं। पादरी तंत्र मतलब क्या? जो मतलब कि जो उसको क्या बोलते हैं? चर्च का जो पोप होता है उसको क्लर्जी बोला जाता है। क्लर्जी मतलब पंडित समझिए अपनी भाषा में, उधर उसको क्या बोलते हैं? क्लर्जी। हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको पुजारी, पृष्ठ बोलते हैं। तो एक पोप मर गया, फिर दूसरा जो उसका पोप होगा छोटा वाला, वही क्या होगा? इसका राज करेगा, और वहां पे क्लर्जी तंत्र चलता है, समझ गए? तो वही इसको क्या बोलते हैं? या तो थियोक्रेसी बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा होगा, थियो मतलब सिद्धांत, एरो मतलब उत्तराधिकारी, आपको बताया था, एर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सक्सेसर। पढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़िया से? पूरा वर्ड सब रखते हैं ना माइंड में? हाँ सेम है, वेरी गुड। टाइमोक्रेसी भी सेम है, हाँ सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है हल्का सा, इसलिए मैंने एक साथ नहीं लिखा है। आपको जब भी पूछेगा ना वहां पे दोनों चीजें सेम ही है। तो ये हो गया मनी, मतलब प्योर, जहां पे धन का बोल वाला हो, समझ गए ना? टिकट खरीद लेंगे, MP बनना है, 5 करोड़ रुपया दो, खरीद लिए सीधे टिकट। एक होता है जो अमीर लोग का शासन होता है कहीं पे, एक होता है जहां पैसे का बोल वाला होता है पूरा। बात को समझ गए? थोड़ा सा अंतर है, दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल जो अर्जेंटोक्रेसी जहां पैसे का बोल वाला हो, जहां सिर्फ मनी स्पीक्स, वो है। ठीक है, सिमिलर ही है, लेकिन जब भी आपको पूछेगा थोड़ा सा डिफाइन अलग अलग करता है, इसलिए मैं अलग लिखा दिया हूं। क्लियर है? कंप्लीट है? कोई दिक्कत तो नहीं? थियोक्रेसी और एरोक्रेसी एक ही वर्ड है। नेक्स्ट नियोक्रेसी, NEOCRACY, हो गया, टेंशन मत लीजिए, एक आध वर्ड और है।
नियोक्रेसी, नियोक्रेसी नाम से ही पता चल रहा होगा, नए लोगों द्वारा किया गया शासन था। नए लोगों मतलब क्या? इनएक्सपीरियंस्ड, रूल बाय इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। वहां पे फ्रेशर भी दिया रहता है कभी कभार, समझ गए ना? वहां पे क्या दिया रहेगा? फ्रेशर। तो आप ऐसे तो इनएक्सपीरियंस से ही पकड़ लेंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनएक्सपीरियंस मतलब जिसके पास अनुभव का अभाव हो। हमारे देश में पहले क्या थी? बाल विवाह। उसका खाली लॉ से होता है, कुछ भाग में अभी भी है अब बात स्वरूप, लेकिन अब बाल विवाह हमारे देश में क्या है? गैर कानूनी। पहले क्या था? कानूनी, वैध था सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर। लेकिन अब क्या है? बाल विवाह। अब आपके घर में एक बेटी जन्म लेता है, बेटा जन्म लेता है, दोनों को 2 ही साल में शादी करवा दी, है ना? तो अब क्या हो गया? गैर कानूनी, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था? रिवाज था, तो पहले लोग बाल विवाह करते थे। तब बाल विवाह क्यों खराब था? क्यों खराब था? बाल क्यों खराब था? इंटरव्यू करके आप लोगों को तो निकम्मा बना दिया विद्यार्थी सबको। एसएससी सब इंटरव्यू, एसएससी सीजीएल सब इंटरव्यू होना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चे का ना माइंड डेवलप नहीं कर पाता है, किताबी ज्ञान तो हो जाता है उसको, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज उसको नहीं हो पाता इंटरव्यू के। क्या? हाँ बहुत जगह है, राजस्थान में है कुछ पार्ट में, लेकिन अब 9 के बराबर उनकी एक परंपरा के तौर पर है। इस वजह से बाल विवाह में ये होता था, बाल विवाह का सबसे मूल कारण हटाने का ये था कि बाल विवाह में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना मानसिक विकास नहीं कर पाता था। ये एक मुख्य कारण था। शारीरिक विकास तो हो जाता था अवस्था के साथ साथ, लेकिन मानसिक विकास अपने बारे में वो सोच नहीं पाता था। आज आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे? आज शादी ज्यादा अगर होगी कम उम्र में तो नहीं सोच पाएंगे। करियर खराब है कि वो भी करियर खराब माना जाता है, इसलिए उसको हटाया गया। अंग्रेजों के द्वारा था, अंग्रेज चाहते थे कि इसका एक हम फायदा उठाएं। अंग्रेज का भी नहीं था, ये हमारे देश में परंपरा थी पहले से, उसने सिर्फ वैलिड किया था। ठीक है, तो नियोक्रेसी मतलब क्या हो गया? इनएक्सपीरियंस लोगों से। अगला ब्यूरोक्रेसी, इसकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिख लेना, BUREAUCRACY। और स्पेलिंग एरर में यही वर्ड सब आते रहता है, तो अपना ध्यान से लिखिएगा। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होगा? नौकरशाही। ठीक है, अधिकारियों के द्वारा किया गया शासन। रूल बाय ऑफिसर्स, OFFICERS। कभी ऑफिसर्स दे देगा, कभी ऑफिशियल दे देगा, OFFICIALS। कभी ब्यूरोक्रेट्स दे देगा, तो ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे ही पकड़ लेंगे, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स नहीं देता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होती है? नौकरशाही। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है ना? तो लोकतंत्र कितने अंगों से चलती है? सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन व्यवस्था जो व्यवहारिक तौर पे जो सरकारें चलती है तो उसे कितने अंग होते हैं? एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक। तो राजनीतिक मतलब क्या? नेता हो गया, जितने भी मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, सब क्या हो गया? राजनीतिक हो गया। और प्रशासनिक में कौन आ गया? प्रशासनिक विभाग में जितने भी अधिकारी हो गए, ब्यूरोक्रेट्स। समझ गए? जो मुख्य सचिव हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया। आईएएस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? आईएएस पद है, आईएएस सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस एक सेवा है, इंडियन पुलिस सर्विस। ये सब तो सेवा है ना यूपीएससी के थ्रू आप। लेकिन आईएएस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? कैबिनेट सेक्रेटरीट। बहुत बड़ा अधिकारी होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। क्या मतलब? कुछ बचा नहीं। तो नहीं, जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उसका एक ही अध्यक्ष होता है। आप ज्यादा से ज्यादा आपको सरकार अगर बनाएगी तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। अभी तो बोला वहां जाते जाते अनुभव को ही लिया जाता है। आईएएस का सबसे बड़ा हो जाता है। एक होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो सीएम के बगल में बैठता है। सीएम के बगल में 2 आदमी बैठते हैं प्रशासनिक तौर पर। ऐसे तो सारे नेता से घिरा हुआ रहता है, लेकिन सीएम बगल में 2 आदमी बैठता है। कौन बनता है? एक महानिदेशक, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो आईपीएस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। बिहार का मतलब बिहार या कोई भी यूपी है तो उसका सबसे बड़ा अधिकारी आईपीएस से आप क्या बनेंगे? डीजी बनेंगे। मतलब उस राज्य के पूरी पुलिस का आप समझ लीजिए आप एक ही हैं बाप। हाँ तो और क्या, लीगल तौर पर उसके फादर है ना, एक ही फादर है। अब जैसे कोई यूपी का डीजीपी होगा, पूरा बोलते हैं डीजीपी, तो डीजीपी मतलब क्या? पूरी पुलिस का वो क्या है? ऑल इन ऑल है।
ये क्या होता है, आईएएस होता है। ये सब थोड़ा नॉलेज लिया कीजिए, आप इस देश में जी रहे हैं, इस देश का संविधान छोटी मोटी बातें नहीं समझेंगे तो कल बड़े होंगे पापा, बेटा ही पूछ देगा पापा आईएएस का सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है, आप कर्मचारी हैं बताइए, कहेंगे नहीं पढ़ाया था सर हमको। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो अधिकारी तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए ये कंप्लीट है आपका पूरा, कृषि रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं पूरा लिखा दिया हूं, बढ़िया से इसको याद रखना, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा अगर पूछेगा यहाँ से तो। क्लियर है? हाँ